नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं सन 1975 में भारत की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू करने के विषय में बताने जा रहा हूँ। आपातकाल सन 1975 भारत का सबसे काला अध्याय, लोकतंत्र के लिए संघर्ष और आरएसएस पर प्रतिबंध। जब सत्य को कैद कर लिया गया और शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जब सत्ता ने एक राष्ट्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, तब भारत की आत्मा जेल की कोठरियों से उठी और फुसफुसाई, सिंहासन बदल सकते हैं लेकिन एक राष्ट्र की अंतरात्मा कभी पराजित नहीं हो सकती। 25 जून 1975 स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे काले और विवादास्पद दिनों में से एक है। इस दिन आपातकाल की घोषणा ने देश के लोकतांत्रिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित कर दी गई, राजनीतिक विरोध को दबा दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित कर दी गई और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्रवादी विचारकों को जेल में डाल दिया गया। कई भारतीयों के लिए 25 जून को काला दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह उस दौर की एक गंभीर याद दिलाता है जब लोकतांत्रिक संस्थाओं की परीक्षा हुई और नागरिकों की संवैधानिक स्वतंत्रता को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपातकाल महज एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह राज्य की शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। यह इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र को जागरूक नागरिकों, स्वतंत्र संस्थाओं और एक स्वतंत्र समाज द्वारा निरंतर संरक्षित किया जाना चाहिए। आइए इसकी पृष्ठभूमि जानें। राजनीतिक संकट से लोकतांत्रिक आपातकाल तक। 1970 के दशक के आरंभ में मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक अशांति के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलनों ने गति पकड़ी और जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी सुधार की मांग उठी। उनकी संपूर्ण क्रांति की मुहिम ने लाखों छात्रों, युवाओं और नागरिकों को शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करने के लिए प्रेरित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसले के बाद राजनीतिक स्थिति और भी गंभीर हो गई। बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच 25 जून 1975 की रात को आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया गया। भारत अगली सुबह असाधारण संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन जागा। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का निलंबन। आपातकाल की घोषणा के बाद मौलिक अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित कर दिए गए। हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निवारक नजरबंदी कानूनों के तहत बिना मुकदमे के हिरासत में ले लिया गया। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए। सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक लामबंदी को हतोत्साहित या प्रतिबंधित कर दिया गया। शायद इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव प्रेस पर पड़ा। समाचार पत्रों पर प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप लागू की गई और संपादकों को संवेदनशील सामग्री प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कई समाचार पत्रों ने संपादकीय पृष्ठ खाली छोड़कर मौन विरोध जताया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन का प्रतीक था। कुलदीप नैयर समेत कई प्रमुख पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर होने वाली चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध। आपातकाल के दौरान सबसे अधिक प्रभावित संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
आरएसएस भी शामिल था। 4 जुलाई 1975 को इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने इसके व्यापक ज़मीनी नेटवर्क और सामाजिक प्रभाव को आपातकाल शासन के खिलाफ प्रतिरोध के संभावित स्रोत के रूप में देखा। आरएसएस के दफ्तरों पर छापे मारे गए, प्रकाशन जब्त किए गए और देश भर में हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया। यह प्रतिबंध महज एक संगठन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि कई समर्थकों की नज़र में एक व्यापक राष्ट्रवादी और सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों को दबाने का प्रयास था। बाला साहब देवरस की गिरफ्तारी। आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ चालक प्रमुख बाला साहेब देवरस को आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी सरकार के उस दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी जिसके तहत वह विपक्ष को संगठित करने में सक्षम मानी जाने वाली संस्थाओं को निष्क्रिय करना चाहती थी। कारावास के बावजूद देवरस आरएसएस स्वयंसेवकों के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। बताया जाता है कि उनके संदेशों और पत्रों ने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बहाल करने के प्रयासों में लगे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना जारी रखा। आरएसएस के इतिहास में आपातकाल की अवधि को अक्सर संगठन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। आरएसएस के हजारों नेताओं और स्वयंसेवकों को जेल में डाला गया। यह कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व ही सीमित नहीं रही। आरएसएस के हजारों प्रचारकों, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA जैसे कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया। इस दौरान आरएसएस से जुड़े जिन प्रमुख व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा उनमें निम्नलिखित शामिल थे: राजेंद्र सिंह, भाऊराव देवरस, मोरोपंत पिंगल, नानाजी देशमुख, कुशभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी। कई मामलों में स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ताओं को केवल संगठनात्मक गतिविधियों के लिए या विपक्षी नेटवर्क के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। भूमिगत गतिरोध। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, जबकि कई अन्य लोग भूमिगत रूप से काम करते रहे। गुप्त संचार चैनल स्थापित किए गए, पर्चे और समाचार पत्र गुप्त तरीके से वितरित किए गए। स्वयंसेवकों के नेटवर्क ने सूचना फैलाने, हिरासत में लिए गए परिवारों को सहायता प्रदान करने और सत्तावादी उपायों का विरोध करने वालों का मनोबल बनाए रखने के लिए काम किया गया। इस दौरान सक्रिय युवा आरएसएस प्रचारकों में आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जो उस समय गुजरात में कार्यरत थे। बाद के विवरणों से पता चलता है कि किस प्रकार अनेक स्वयंसेवकों ने संगठन का कार्य जारी रखते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए वेश परिवर्तन किए और गुप्त तरीकों का सहारा लिया। भूमिगत प्रतिरोध व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया। राष्ट्रीय नेताओं की कैद। आपातकाल किसी एक विचारधारा या संगठन तक सीमित नहीं था। राजनीतिक क्षेत्र के सभी नेताओं को जेल में डाला गया। प्रमुख हस्तियों में शामिल थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इनमें से कई नेताओं ने बाद में आपातकाल को लोकतांत्रिक संस्थानों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के महत्व के बारे में एक निर्णायक सबक के रूप में देखा। जेल के अंदर का जीवन। राजनीतिक कैदियों के लिए कारावास त्याग, सहनशीलता और आत्मचिंतन का अनुभव बन गया। कई कैदियों ने महीनों या वर्षों तक अपने परिवारों से दूर बिताए। उनके कैरियर में बाधा आई, कारोबार प्रभावित हुए और आर्थिक तंगी आम बात हो गई। फिर भी जेल की कोठरियाँ राजनीतिक चर्चा, संवैधानिक अध्ययन और वैचारिक आदान प्रदान के स्थान भी बन गई। आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के अनुभव भारत की लोकतांत्रिक स्मृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं।
1977 लोकतांत्रिक फैसला। जब अंततः 1977 में चुनाव हेतु भारतीय जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना। यह चुनाव महज एक राजनीतिक मुकाबला नहीं था, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों की पुनः पुष्टि थी। मतदाताओं ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता सरकारों के पास नहीं बल्कि जनता के पास होती है। चुनाव के बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण आधुनिक राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक दृढ़ता के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक। आपातकाल को केवल पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। इसका स्थायी महत्व लोकतंत्र, संवैधानिक शासन और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में इससे मिलने वाले पाठों में निहित है। यह आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र प्रेस सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। न्यायिक स्वतंत्रता संवैधानिक शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में संगठित नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की रक्षा करने में सतर्क रहना चाहिए। लोकतंत्र केवल चुनावों से ही कायम नहीं रहता, यह सक्रिय जन भागीदारी और संवैधानिक सिद्धांतों के सम्मान के माध्यम से ही जीवित रहता है। शरीर कैद थे लेकिन विचार स्वतंत्र रहे। यदि अंधकार छाया रहा फिर भी स्वतंत्रता की लौ प्रज्वलित रही। जिन्होंने लोकतंत्र के लिए आराम का त्याग किया, जिन्होंने मौन के बजाय कारावास को चुना, जिन्होंने भय के साए में दृढ़ता से खड़े रहे, उनका साहस भारत के इतिहास में एक अमर अध्याय है। 25 जून हर पीढ़ी को यह याद दिलाए कि स्वतंत्रता अनमोल है, लोकतंत्र के लिए सतर्कता आवश्यक है और जब भी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, भारत की भावना इसकी रक्षा के लिए फिर से उठ खड़ी होती है। 25 जून की स्मृति तिथि पर भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करने वाले सभी लोकतंत्र कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, आरएसएस स्वयंसेवकों और अनगिनत नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ये